सूर्य देव के आशीर्वाद से करें हर दिन और सभी कार्यों की शुरुआत। हर सुबह लाए आपके लिए खुशियों की सौगात। प्रतिदिन जैसे ही सूर्य उदय होता है, ये अनंत संभावनाओं के द्वार हमारे लिए खोल देता है, उन मार्गों को रोशन कर देता है और हमें ये स्मरण कराता है कि हमारे पास अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हम में से बहुत से लोग जब जीवन में कोई कार्य नहीं कर पाते तो सदा ऐसा ही कहते हैं कि हमारे पास समय कम है या समय नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में सफल व्यक्तियों के पास जितना समय है उतना ही समय हम सबके पास है। अंतर इससे पड़ता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। समय आपका है, चाहे इसे सोना बना लीजिए या फिर सोने में व्यतीत कर दीजिए। और ये याद रखना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपना समय व्यर्थ कर देते हैं कि आपका भाग्य हो, जीवन या फिर दुनिया, वो आपके उदाहरण से बदलती है, राय से नहीं। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। समय का ज्ञान और सम्मान दोनों ही आवश्यक है। समय के ज्ञान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन श्रावण मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि सोमवार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और वो सब सोच सकते हैं जो आज तक नहीं सोचा। जीवन में परिवर्तन लाना है तो उसके लिए अपने विचारों में परिवर्तन लाना, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना आवश्यक है, क्योंकि यही विचार हमारे जीवन के भाग्य को आकार देते हैं और हमारे सपनों को साकार करते हैं। अग्रेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः, ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः, धारेभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठाः, ज्ञानेभ्यो व्यवसायिनः। निरक्षर लोगों से ग्रंथ पढ़ने वाले श्रेष्ठ होते हैं, उनसे भी अधिक ग्रंथ समझने वाले श्रेष्ठ होते हैं। ग्रंथ समझने वालों से भी अधिक आत्मज्ञानी श्रेष्ठ होते हैं तथा उनसे भी अधिक ग्रंथ से प्राप्त ज्ञान को उपयोग में लाने वाले श्रेष्ठ होते हैं। Those who can read the texts are better than the unlettered. Even better are those who can understand what they read. Better still are those who have internalized what they understood, while best are those who put their knowledge into practice. भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य निधियों का कोष आज भी हमारी पांडुलिपियों में सुरक्षित है। आवश्यकता है उस ज्ञान निधियों को सभी के सामने यथावत समक्ष लाने की, जिसके लिए अब प्रशासन भी ज्ञान भारतम मिशन के रूप जैसे उपक्रमों के साथ प्रयास कर रहा है और इसी के साथ कई अन्य संस्थाएं भी ऐसा सराहनीय कार्य कर रही हैं, जो आधुनिक विधियों द्वारा इन सभी को सब सामान्य लोगों के समक्ष लाने के और संकलन करने का प्रयास में लगी हुई हैं। आइए देखते हैं पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलाइजेशन के लिए समर्पित ऐसे ही एक संस्थान पर आधारित हमारे सहयोगी नारायण मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। विपुल संस्कृत वाङ्मय, जिसे सदियों से समृद्ध और भी समृद्ध करती रही हैं पांडुलिपियां, जिसे ताड़पत्र, भुर्जपत्र, हस्तप्रति, लिपि ग्रंथ, मातृका ग्रंथ इत्यादि नामों से भी हम जानते हैं। वस्तुतः पांडुलिपियों या मातृका ग्रंथों को एक हस्तलिखित ग्रंथ विशेष के रूप में समझा जा सकता है। इन पांडुलिपियों या मातृका ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य निस्संदेह भारतीय ज्ञान की अति प्राचीन परंपरा का संरक्षण है।
जिनके संरक्षण के लिए आज के प्रविधिपरक युग में विशिष्ट उपकरणों और अपेक्षित कौशल के साथ साथ वर्तमान और भावी युग को ज्ञान राशि प्रदान करने के उदात्त लक्ष्य को प्राप्त करने की भी उत्कट इच्छा अपेक्षित होती है। भारत में किसी को पता नहीं कितनी हैं, लेकिन ये मानी जाती हैं कि 3 करोड़ से 60 लाख के बीच में पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। सेंट्रल एस्टिमेट अलग अलग जो अथॉरिटीज ने किया है उसका 1 करोड़ करीब आता है। इन्हीं लाखों पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जैसी कई संस्थाएं तत्पर दिखती हैं और इन्हीं संस्थाओं के बीच राजस्थान के उदयपुर की एक बहुउद्देशीय संस्था धरोहर अपने आप में अत्यंत विशेष है, जहां पांडुलिपियों को डिजिटाइज और कैटलॉग कर भारत के प्राचीन ज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए शिक्षकों से लेकर इंजीनियर्स तक कुल मिलाकर अलग अलग कार्य क्षेत्र के लोग एक समूह में कार्यरत होकर यह सिद्ध कर रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण का दायित्व न केवल प्रशासन पर ही है, बल्कि इसके लिए सामाजिक संगठनों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं की भी आवश्यकता होती है। धरोहर ने पिछले 4 साल पहले 2019 में ये तय किया कि इनमें से 25 लाख का कैटलॉगिंग हम करेंगे। तो ये काम 2019 की जुलाई में शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते 15 लाइब्रेरीज हमारे साथ जुड़ गई हैं और वैदिक संशोधन मंडल के पास करीब 15,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। अब हम करीब 1,20,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी हमारे पास अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिनका कि हमें काम करना है। अभी हाल ही में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और धरोहर के बीच पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलाइजेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण संधि हुई, जिसके द्वारा अब प्रच्छन्न पांडुलिपियों में निहित ज्ञान विज्ञान की सामग्री और भी सरलता से उपलब्ध हो सकती है। ज्ञान के क्षेत्र में भी हमें प्रयोग करना चाहिए। जब देखिए हम नए नए तरीके से हम मोड आ गए, उस मोड में हम नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए हम तैयार हो गए। लेकिन अब जब तैयार नहीं हुए, जिस विषय में तैयार नहीं हुए, उस सारे विषय में हमने बहुत खोया है। एक मैन्युस्क्रिप्ट का भी एक उदाहरण है। मतलब हमने एक्सेप्ट नहीं किया, डिजिटल युग आ गया तो हमने सोचा ये बहुत पुरानी बातें हैं, हमारे देव मंदिर में जैसे प्रतिमाएं होती है ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट भी होना चाहिए, तो इसलिए हमने किसी को नहीं दिया, तो स्पर्श करने भी नहीं दिया। तो उसका मतलब आज हमने बहुत खोया है। और कोट्यम शोपि न विद्यते, ऐसे बात हमारे पुराणों में आता है, तो वो बात सच है ऐसा मुझे लगता है। तो उसके बाद जो भी बचा है उसको एकत्रित करने का प्रयास तो कर लिया है। उसके बाद डिजिटलाइजेशन हो गया, लेकिन डिजिटल कॉपीज को हमने कभी पढ़ा नहीं है और वहाँ से आगे आकर कहाँ तक लेके जाना है इसको, ये आइडिया नहीं था। आज वो क्लैरिटी है हमारे पास। वस्तुतः संस्कृत के अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य के साथ साथ पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु भी सर्वथा तत्पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और अब धरोहर का यह संयुक्त उपक्रम पांडुलिपियों के संरक्षण और समक्ष प्रकाशन हेतु विशेष दिग्दर्शक सिद्ध हो सकता है। संप्रति हमने धरोहर संस्था के साथ, उदयपुर में स्थित धरोहर संस्था के साथ जो अनुबंध कार्य किया है, उसके चलते शीघ्र ही इन पांडुलिपियों का डिजिटल कैटलॉग जो है वो भी ऑनलाइन रूप से शोधकर्ताओं के लिए प्रकाशित होगा। तो विश्व भर में विद्वान जो है वो अपने घर पे बैठ के भी इन पांडुलिपियों का अन्वेषण कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। इन पांडुलिपियों के संरक्षण के साथ साथ प्रविधिपरक युवा वर्ग अब नवीन शोध कार्य हेतु भी पांडुलिपियों में निहित ज्ञान राशि को सरलता से प्राप्त करने की ओर एक और कदम बढ़ा चुका है, जो निश्चित रूप से संस्कृत की प्राचीनता और सांप्रतिक प्रविधिपरकता को और भी अधिक स्पष्ट कर रहा है। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। प्रयास करते रहना अपनी सफलता या लक्ष्य तक पहुंचने का पहला कदम है, और जिन लोगों को लगता है कि उन्हें अधिक संघर्ष करना पड़ता है फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होता, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि जीवन में संघर्षों के बिना सफलता की कोई कहानी नहीं होती। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं।
दम आलू कैसे बनाए? और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है। सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। सर बीड़ी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बुरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए जिगर का सही रूप से कार्य करना आवश्यक है। यदि जिगर कार्य न करे ठीक से तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जिगर को कई तरह की समस्याएं प्रभावित कर सकती हैं। हेपेटाइटिस जिगर में होने वाला एक ऐसा रोग है जिसका संक्रमण होने पर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हेपेटाइटिस से बचाव कैसे किया जा सकता है और क्या सावधानियां रखना इसके लिए आवश्यक है, आइए समझ लेते हैं, क्योंकि आज है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यानी विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस एक प्रकार का संक्रमण है जो जिगर को प्रभावित करता है। आमतौर पर इस रोग के कारण जिगर में सूजन आ जाती है और जिगर की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। हेपेटाइटिस होने का प्रमुख कारण वायरस का संक्रमण होता है। हेपेटाइटिस वायरस कई प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रमुख है हेपेटाइटिस A, B, C और E। हेपेटाइटिस A और E वायरस दूषित पानी या दूषित खाद्य पदार्थ के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। इनका कारण अक्सर साफ सफाई की कमी होता है। इस प्रकार के हेपेटाइटिस के मामले गर्मी और बरसात के मौसम में अधिक मिलते हैं, क्योंकि इस मौसम में पानी दूषित होने की संभावना अधिक होती है। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि लीवर में सूजन होना, यकृत में सूजन होना, और इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले जो है इन्फेक्शन की वजह से हेपेटाइटिस बहुत कॉमन थे, जिसमें कॉमनली था हेपेटाइटिस A, E, B एंड C और कभी कभी हेपेटाइटिस D भी। जो हेपेटाइटिस A एंड E हैं वो यूजुअली फूड बॉर्न डिजीज़ हैं। वो फूड और पानी के द्वारा, यदि कंटैमिनेटेड फूड है, कंटैमिनेटेड पानी है, उनकी वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन या जो सर्जरी या जो नाई के पास जाते हैं, कंटैमिनेटेड ब्लेड यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है। जो इन्फेक्शन की वजह से हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, उसमें जो लक्षण होते हैं मोस्ट कॉमनली तो वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। थोड़ा सा बुखार लग सकता है, कमजोरी लग सकती है, शरीर बदन दर्द हो सकता है। बट बहुत लोगों को जॉन्डिस भी होता है, और जॉन्डिस जो है सबसे पहले आँखों में पता चलता है और पेशाब पीला होता है। तो यदि ये लक्षण आ रहे हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। वहीं हेपेटाइटिस बी, सी और डी HIV की ही तरह संक्रमित रक्त और शरीर के संक्रमित द्रवों से फैलते हैं। ये संक्रमित खून चढ़ाने से, संक्रमित सुई या सिरिंज के प्रयोग से, असुरक्षित यौन संबंध से, हेपेटाइटिस संक्रमित मां से शिशु को हो सकते हैं, या फिर उस्तरे का प्रयोग या नाक कान छिदवाने या टैटू के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सुई का प्रयोग करने से इस संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज़ है, कंटेमिनेशन के द्वारा फैलता है। यदि आप साफ़ सुथरा का ध्यान रखें तो उससे ये बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस बी जो है लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, इसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, बट इसका इलाज अवेलेबल है और इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है और जो बहुत इफ़ेक्टिव है। सो यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो आजकल हर जगह अवेलेबल है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है और आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगवा सकते हैं।
हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन नहीं है, बट अब इलाज बहुत बढ़िया अवेलेबल हो गया है। जो नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, जैसे अल्कोहल हो गया या मोटापे की वजह से हो गया, तो अल्कोहल को अवॉइड करें और मोटापे को कंट्रोल करना है। जो उससे एसोसिएटेड बीमारी हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया, उसको कंट्रोल करना है। कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि वो हेपेटाइटिस वायरस से संक्रमित हैं। ऐसी अवस्था में वो अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। हेपेटाइटिस रोग होने पर व्यक्ति में पीलिया, बुखार, भूख कम लगना, पेशाब का रंग गहरा होना, उल्टी, कमजोरी और पेट में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। हेपेटाइटिस एक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस मुख्य रूप से लिवर को अधिक प्रभावित करता है और इसके परिणाम गंभीर होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से संक्रमित लगभग 25% लोगों को जिगर में सिरोसिस होने का खतरा होता है या लिवर कैंसर हो सकता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के डे पे मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जो है स्वस्थ भोजन करें, स्वस्थ पानी पिएं, और यदि आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। बहुत महंगा नहीं है और बहुत सारे सेंटर्स पे अवेलेबल है। और जो नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, अल्कोहल और मोटापे दोनों से बचाव करें। हेपेटाइटिस ए और ई का संक्रमण कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इस पे गंभीरता बढ़ सकती है। हेपेटाइटिस का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। साफ सफाई का ध्यान रखकर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। वहीं क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस बी और सी लाखों लोगों में क्रॉनिक यानी लंबी और गंभीर बीमारी का कारण बन रहे हैं। इनके कारण लिवर सिरोसिस और कैंसर होने का खतरा रहता है। हेपेटाइटिस के विषय में जानकारी और सावधानी रखकर हेपेटाइटिस के संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वच्छता का ध्यान रखकर और कुछ सावधानियों का पालन करके आप हेपेटाइटिस यानी वायरल हेपेटाइटिस से बचाव कर सकते हैं। इसलिए अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें। स्वस्थ जीवन के लिए योग का विशेष महत्व है। स्वस्थ रहने का उपयोगी विकल्प है योग। प्रतिदिन यदि योगासन और प्राणायाम किया जाए तो स्वास्थ्य बेहतर बनता है, शरीर बेहतर होता है और मन शांत रहता है। पेट में दर्द एक आम समस्या है जो बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। आइए जान लेते हैं कि कौन से वो योगिक क्रियाएं हैं, कौन से योगासन हैं जो इस समस्या में उपयोगी हैं और इससे बचाव में भी। हमारा स्वास्थ्य दो चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज हमारी गट हेल्थ यानी हमारे पेट में क्या घटित हो रहा है, और दूसरा हमारा मन में क्या घटित हो रहा है। इसलिए भारत योग में जब हम आहार की बात करते हैं तो आहार में हम दो चीजों को गिनते हैं। एक हम पेट के भीतर क्या डाल रहे हैं और दूसरा हम मन के भीतर क्या डाल रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पेट में होने वाले दर्द की। पेट दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। गैस की वजह से हो सकता है, एसिडिटी की वजह से हो सकता है, पीरियड्स के दौरान हमारी बच्चियों को पेट में दर्द होता है, कभी कभी एंजाइटी से भी हमारे पेट में दर्द होने लगता है, कभी कुछ गलत उठा लें, लिफ्ट कर लें तो भी पेट में दर्द होने लगता है। कारण कुछ भी है, निवारण योग में छुपा है। आज मैं आपको कुछ बहुत सरल से योगाभ्यास बताने वाली हूँ जो आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो भी आपको पेट का दर्द नहीं होगा, फिर वो किसी भी कारण से हो रहा हो, या फिर अगर आप इन अभ्यासों को तब करते हैं जब आपके पेट में दर्द हो रहा है तो भी आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। सबसे पहला अभ्यास हमको करना है उकड़ू आसन का। आप सब जानते हैं, हम सब बचपन से उकड़ू बैठते आए हैं। ये तो जब से यूरोपियन कमोड़ आ गए तो हमने उकड़ू बैठना छोड़ दिया है। तो उकड़ू आसन के लिए इस प्रकार से आप थोड़ी देर बैठे, आंखों को बंद कर लीजिए, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इस स्थिति में जो पेट पर प्रेशर पड़ रहा है उस पर पूरा का पूरा ध्यान टिकाना। थोड़ी देर इस स्थिति में बैठेंगे। दूसरा अभ्यास इसी ही के बाद हम लेंगे, जब तक कंफर्टेबल है इस स्थिति में बैठना, फिर लेंगे शंख आसन का अभ्यास। शंख का मतलब है आंतें, और शंख आसन हमारी आंतों की क्लिंजिंग करता है। तो इसी स्थिति में बैठे बैठे इस तरह से अपने दोनों हाथों को आप अपने घुटनों पर ले आइए, कमर को सीधा रखते हुए दाएं घुटने को बाएं पंजे से छूने का प्रयास और ट्विस्ट करना और फिर वापस आ जाना।
इसी तरह से बाएं घुटने को दाएं पंजे से छूना, ट्विस्ट करना और वापस आ जाना। इस प्रक्रिया को भी आप 4 से 5 बार दोहराएंगे। और फिर रिलैक्स कैसे होंगे? रिलैक्स होने के लिए इस तरह से पैरों को सामने फैला देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम यानी यथा सामर्थ्य उकड़ू आसन में बैठे। फिर शंख आसन का अभ्यास 4 से 5 बार किया और फिर आप इस तरह से वज्रासन में आ जाएंगे। और वज्रासन में आकर के शशांक आसन का ही एक वेरिएशन हम ले रहे हैं, पर किस तरह से इसको करना है, हम दोनों हाथों को अपने घुटनों पर टिकाएंगे। पहले लोअर बैक से आगे झुकेंगे, फिर मिडिल बैक से, फिर अपर बैक से, और हथेलियां जो हैं वो घुटनों पर टिकी रहेंगी और अपने माथे को जमीन से छू देना। इस स्थिति में आपको अपने पेट पर, निचले हिस्से पर, पेट के मध्य हिस्से पर एक्सट्रीम रिलैक्सेशन फील होगा, उस पर ध्यान टिका दें। फिर वापस आ जाना, शरीर को ढीला छोड़ दें। इसको भी आप 3 बार तक दोहरा सकते हैं। और अंतिम अभ्यास बहुत प्यारा है, उसका नाम ये है बाल आसन, यानी हम बालक वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो कैसे करना है बाल आसन? इस तरह से आप अपने पेट के बल लेट जाते हैं और अपने बाएं हाथ को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। दायां हाथ जो है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, उसी तरह से दायां पैर सीधा रहेगा, बाएं पैर को फोल्ड कर लेंगे और अपने चेहरे को बाएं तरफ कर देंगे। इस स्थिति में आपको पेट पर बहुत आराम महसूस होगा। यथा सामर्थ्य रुकिएगा। इस ही स्थिति को हम दूसरी ओर भी दोहरा लेते हैं। और फिर वापस कैसे आएंगे? दोनों हाथों का सहारा लेकर और धीरे से अपने आसन में आकर के बैठ जाना। ये 4 सरल से अभ्यास आप नियमित रूप से कर लीजिए। जब दर्द है तब भी कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ कुछ चीजों का ध्यान रखें। वो ये कि भूख से आधा भोजन कीजिए, वज्रासन में बैठ करके भोजन कीजिए, चिंता मुक्त जीवन जिए और 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में जरूर बिताएं। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते। कई प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। घर में आए तो कुछ ऐसे पुराने रद्दी के कागज़ होते हैं, पॉलिथीन होते हैं और कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका क्या उपयोग करना है ये हमें समझ नहीं आता। हम उन्हें कचरा समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आइए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जो वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तित कर रही है और इन सभी ऐसे वस्तुओं का उपयोग करके बेहतरीन वस्तुएं बना रही है जो हमारे लिए मूल्यहीन होती है या जिन्हें हम कचरा समझकर फेंक दिया करते हैं। डिडवाना कोचामन जिले के निमोद गांव की रहने वाली कोमल मेघवाल एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन उनकी सोच असाधारण है। 3 साल पहले उन्होंने घर में जमा बेकार कागजों और पॉलीथीन को लेकर सजावटी वस्तुएं बनाना शुरू की। शुरुआत में ये शौक था, मगर धीरे धीरे ये जुनून बन गया। कोमल इन बेकार चीजों से सुंदर फूल, हाथी, बंदर, पेन स्टैंड, शोपीस, फोटो फ्रेम्स और वस्तुओं को रखने के लिए सुंदर स्टैंड्स बनाती हैं। कोमल का कहना है कि इस कला से न केवल कागज और कचरे का पुनः उपयोग होता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश भी समाज को मिलता है। कोमल बताती हैं कि मैं वेस्ट मटेरियल से उपयोगी चीजें बनाकर सिर्फ कला नहीं कर रही, बल्कि पर्यावरण को बचाने और समाज को प्रेरणा देने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उन सभी का यूज करती हूँ, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ, न्यूज़पेपर और चिप्स, बिस्किट, उन सभी के रेपर्स, जो भी अनुपयोगी वस्तुएं हैं उन सभी का यूज़ करती हूँ। गणेश जी, बंदर, पर्स, टेडी बियर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी ऐसे वेस्ट मटेरियल का यूज़ करिए, ऐसे कूड़ा कचरा ना करें। कोमल की कला की तारीफ सिर्फ उनके परिवार या गांव तक सीमित नहीं है। आसपास के गांवों में भी कोमल के हुनर की चर्चा है। जो भी कोमल की इन कलाकृतियों के बारे में सुनता है वो एक बार जरूर कोमल के घर जाकर इस अद्भुत क्रिएटिविटी को देखता है। गांव वालों का कहना है कि सरकार को कोमल जैसे प्रतिभावान युवाओं को पहचान दिलाने के लिए मंच देना चाहिए। ग्रामीण महेश महर्षि कहते हैं कि हमारे गांव की कोमल बहुत टैलेंटेड है। उसने बेकार चीजों से कमाल की वस्तुएं बना दी हैं।
अलग अलग तरीके की ये चीज़ें इसने बनाई हैं और अगर इस प्रतिभा को उचित मंच मिले तो ये बहुत आगे तक जा सकती है। अगर इनको अच्छा बाजार मिले तो इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और ये कला भी आगे बढ़ेगी। कोमल मेघवाल की कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता, रचनात्मकता और हुनर को पहचान दिलाने की जरूरत की कहानी है। जरूरत है हम सभी मिलकर कोमल जैसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं ताकि वेस्ट से बेस्ट की ये मुहिम देश भर में मिसाल बन सके। राजस्थान के डीडवाना कूचामन से शबीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। ऐसी कहानियां हमें न सिर्फ प्रेरित करती हैं बल्कि हमारे लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि यदि ठान लिया जाए, संकल्प दृढ़ हो तो जीवन में कुछ भी बदलाव किया जा सकता है और जब लक्ष्य कठिन हो तो उसके लिए निरंतर चलते रहना आवश्यक है। तो आप भी इससे उदाहरण से अपने जीवन में प्रेरणा लें, स्वयं को इतना मजबूत बना लें कि हर समस्या का हल निकालें। रुके नहीं किसी भी हाल में और इसी से अपना भाग्य बना लें। यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अपनी भाषा, अपने शब्द, अपनी वाणी, अपने विचार, अपने व्यवहार और अपने व्यक्तित्व के साथ स्वयं पर विश्वास करें और सदा ये याद रखें कि सत्य पर चलने वाले परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं। इसलिए जीवन में सत्य के मार्ग पर सदा ही चलते रहें और अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयत्न करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।